नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? जहरीले हो? चलिए शुरू करें। ये भी क्लियर? फ्रेंड लिस्ट पे क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब। सुबह की पहली समझदारी भरी बात से आपने शुरुआत की जिंदगी की। क्या मैं आगे भी समझदार रह पाऊंगा? इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए आइए पढ़ते हैं। चलिए भाई, फ्रेंड लिस्ट नहीं, फ्रेंड लिस्ट। कहने फ्रेंड लिस्ट तो सर मेरी बहुत लंबी, उसमें तो सारे सवाल लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट भैया। चलिए अंगूठा दिखाइए फटाफट, स्टार्ट। रेडी, 1 2 3। ये मेरे ख्याल से थर्ड लेक्चर है भाई। इट्स नॉट पार्ट 2। 2.5 मान सकते हैं, एक लेक्चर थोड़ा कम हुआ था। लेक्चर नंबर 3 मान लीजिए। चलिए अच्छे से थर्ड लेक्चर है करीब करीब। ठीक है, स्टार्ट। स्लाइड नंबर 1। एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे एक्सपैम है। 3 ग्राफ, 1 2 3। आपसे कहता है कि ये वाला टेम्परेचर T1 पे बना है, ये T2 पे बना है, ये T3 पे बना है। तो आपको बताना ये कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। रेडी, 1 2 3। पोल के लिए तैयार? तो अपने जख्मी अंगूठे दिखा दीजिए। जख्मी अंगूठे दिखाइए फटाफट। स्टार्ट। इट्स सो हार्ड। 54% लोग का सही हुआ है। मैंने पूछा था ना कि आप आगे भी समझदार रह पाए। आदित्य, यशवंत, जीएस, मोहम्मद सैफ, आइए समझे। देखिए, ये पहली बात तो बना जो है ये फ्रेंडलिश आइसोथर्म है। कैसे पूछे भाई साहब क्या बना है, तो आप बोलेंगे ये आइसोथर्म बना है। पहली बात तो कह रहे कितने आइसोथर्म बने हैं? 3 आइसोथर्म्स, है ना, एस लगा लीजिए। आइसोथर्म्स बने 3 डिफरेंट। तो आपसे पूछा पहला वाला क्या है, तो कहेंगे ये T1 टेम्परेचर का आइसोथर्म है, इस पूरे पे T2 है और इस पूरे पे T3 है। 3 आइसोथर्म आपके सामने बने हुए हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आपको कंपेयर करना है तो आप तरीका कुछ एक पर्टिकुलर लगाएंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे खड़े हो जाइए। क्योंकि देखिए जो एडजॉर्प्शन है वो 2 बातों पे, बाहरी 2 बातों पे डिपेंड करता है। 4 बातें टोटल थी, उसमें से 2 बातें एक्सटर्नल फैक्टर थी। देखिए आपको बताया था मैंने, एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट पे, एडजॉर्बेट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट ये दोनों तो आप पहले फिक्स कर लेते हैं, है ना। बचा टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें से अगर आप प्रेशर को फिक्स कर लें, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ऊपर की दिशा में जाएं, तो आप देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एडजॉर्प्शन हो रहा है। हेलो, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ऊपर की दिशा में जाएंगे तो T3 टेम्परेचर पे ये एडजॉर्प्शन हुआ है, T2 पे ये हुआ है और T1 पे देखेंगे तो ये हुआ है। तो तीनों पे अलग अलग एडजॉर्प्शन हुए हैं। जहाँ पे एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ है वहां पर टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर फेवर्स द एडजॉर्प्शन। हेलो गाइज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंग्लिश में बात करें, सो इंग्लिश।
अब देखिए पैदल लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ चित्रकारी के साथ, रिटर्न में लीजिए। सर एक बार दिखा दो ना कैसे। मेरा 10 MB का लगा हुआ है, प्रोसेसर हल्का है, लीजिए। हर प्रकार के व्यक्ति का मैं ख्याल रखता हूँ, पैदल अति पैदल, जमीन में धसे हुए। तो ऐसे लोग भी मेरी क्लास में समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में आज तक कुछ ना समझा हो। देखिए तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आप ऐसे ऊपर की तरफ जाइए तो एक पॉइंट आपको ये वाला मिला, T3 टेम्परेचर पे ये वाला पॉइंट मिला, T2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला मिला और T1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला मिला। इन तीनों में चेक करिए तो ये वाला सबसे ज्यादा है, ये वाला मैक्सिमा है, और अगर ये वाला मैक्सिमा है तो सबसे अधिक एड्सॉर्प्शन इसने ही दिया है, और अगर इसने सबसे अधिक एड्सॉर्प्शन दिया है तो आप बोलेंगे T1 टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हुआ है। और लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है जनरली फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। ध्यान दीजिए एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप जनरली जो बातें करेंगे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही करेंगे। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, जनरली आप जो बातें करेंगे वो किसके लिए करेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए करेंगे, नंबर एक बात, ठीक, क्योंकि ज्यादातर यही होता है। अच्छा फ्रेंडलिश ने जो बात की थी वो भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की थी, है ना, उसने केमिकल एड्सॉर्प्शन का जिक्र नहीं किया था। तो फ्रेंडलिश का पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। अच्छा अब आपको कई किताबों में मिलेगा कि फ्रेंडलिश जो है मोनोलेयर की बात करता था, फ्रेंडलिश के किस केस में आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि फ्रेंडलिश मोनोलेयर की बातें करता था। तो ध्यान सुनिए, फ्रेंडलिश मोनोलेयर की भी बातें करता था, जबकि आप कहेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो मल्टीलेयर होता है, और आपके तेज दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। अब ये तो क्या समझाएंगे आप उसको, कहेंगे फ्रेंडलिश ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन में भी एक लेयर को एक्सप्लेन किया था। क्या बोलेंगे, हेलो, फ्रेंडलिश ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन की फर्स्ट लेयर को एक्सप्लेन किया था, बस सेकंड लेयर को एक्सप्लेन नहीं किया था। बाकी अगली लेयर में क्या हो रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसने पहली लेयर एक्सप्लेन करी और ये बात बना दी और ये खत्म कर दिया। समझ में आ रही बात। तो क्या बोलेंगे, जनरली जब आपको कुछ दिया ना जाए तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। नंबर 2 बात, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। नंबर 3 बात, आपको बगल में लिखा मिलेगा मोनोलेयर। तो फ्रेंडलिश ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन की सिर्फ एक लेयर के कंसेप्ट को तैयार किया था, अगली लेयर के बारे में उसने जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर और कितनी गैस के बाद गैस उसके ऊपर और चढ़ेगी तो उनके बीच में वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होगा, और गैस के बीच में जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शन होगा उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एड्सॉर्बेंट और बाहर से आई गैस, इसकी चर्चा है, बराबर, एक लेयर की चर्चा है। तो फिजिकल की एक लेयर समझाई उसने। तो आपको कहीं मोनोलेयर लिखा मिल जाए फ्रेंडलिश में तो भावुक मत हो जाइएगा, है ना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन लिखा मिल जाए तो भावुक मत हो जाइएगा, दोनों बातें सही है। फ्रेंडलिश ने फिजिकल एड्सॉर्प्शन की एक लेयर को एक्सप्लेन किया था। कितने लोग बात समझ में आ गई, चले आगे चल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब पी सेम कर देंगे आप तो आगे चल बे, तो पी सेम करने के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा है तो ये टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होगा, और ये टेम्परेचर सबसे लो, कह रहे आंसर तो सर आपने बताया नहीं, टेम्परेचर ये सबसे लोएस्ट होगा तो T1 लेस देन, और सही जवाब ही है। सर आंसर तो बता दो। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए मेरे दोस्त। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक हो चुका था, एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूं, कहां तक हो गया था जल्दी से बताइए। इसके अलावा चैट ओपन नहीं हो पा रही क्या, चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। एक हाँ वहां तक हो गया था मेरे ख्याल से, जहां तक आपको बताया था मैंने। चलो चैट नहीं ओपन हो पा रही किसी वजह से, कोई बात नहीं। जहां तक मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यहीं तक हुआ था क्या भाई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अंगूठा दिखाइए अगर यहीं तक हुआ था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको FeOH होल्ट्राइज वो सब केस बताए थे मैंने, 2 टाइप के कोलाइडल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, याद करिए 4 प्रकार की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। स्लाइड नंबर 2 पे हम लोग फिर से चर्चा करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल आप पढ़ रहे थे, उसमें एक थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, दूसरी थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, तीसरी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 और चौथी थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यस, तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव कोलाइडल भी बन सकते हैं और नेगेटिव कोलाइडल भी बन सकते हैं, कैसे पहचानेंगे उस पर सवाल लगवाए थे। उसी पे एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा मिलता है सवाल लिखा हुआ FeCl3 प्लस पानी, बस इतना लिख के छोड़ दिया, आगे पीछे कुछ नहीं, और आपसे कहते भाई साहब इसमें बताओ किस प्रकार का कोलाइडल बनेगा। कंसेप्ट देखिएगा जरा, किस प्रकार का कोलाइडल बनेगा यहाँ पे। अब कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव कोलाइडल, कुछ लोग कहेंगे नेगेटिव कोलाइडल। यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, जब आप FeCl3 को पानी के साथ ऐसे मिलाएंगे तो पानी ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस है। हेलो
देखिए आप इस रिएक्शन को कहाँ पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस में, है ना। तो एक तरीके से हाइड्रोलिसिस है, और हाइड्रोलिसिस में पानी तो एक्सेस में होता है। अब अगर पानी एक्सेस में, तो बताइए यहाँ पे क्या सबसे पहले FeOH होल थ्राइस बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। सवाल उठता है कोलाइडल किस प्रकार का बनेगा। अब इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब कौन होगा, Fe+3 या OH नेगेटिव, ये सवाल है ना। जब ये PPT वगैरह बनाने की कोशिश करेगा और वापस मान लीजिए जैसे हम कोलाइडल गेन कर रहे हैं, या इसकी सरफेस पे कॉमन आयन एड्सॉर्ब होगा, तो इन दोनों में से कौन एड्सॉर्ब होगा, दो की पॉसिबिलिटी, या तो Fe+3 या तो OH नेगेटिव। अब सवाल उठता है OH नेगेटिव कितने लोग कहते हैं इसकी सरफेस पे Fe+3 एड्सॉर्ब होगा, जबकि पानी एक्सेस में है। ये भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, पानी भी एक्सेस में है, मतलब अमाउंट इसका भी कोई कम नहीं है, इसका भी कम नहीं है, जोरदार अमाउंट है दोनों का। कौन इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा, कितने लोग कहते हैं Fe+3, वो लोग ए लिखेंगे ऑप्शन में। कितने लोग कहते हैं OH नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा इसकी सरफेस पे, वो बी लिखेंगे। कितने लोग कहते हैं कोई भी करा दो मेरे को क्या जाता है, वो सी लिखेंगे। और बाकी जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो डी लिखेंगे। कौन इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा, चलिए स्टार्ट। ए वाले Fe+3, बी वाले OH। अब ध्यान से देखिए तो इसकी सरफेस पे Fe+3 एड्सॉर्ब होता है, रीजन क्या देंगे आप, जबकि पानी एक्सेस में, देखिए पानी एक्सेस में फिर भी Fe+3 क्यों एड्सॉर्ब होता है इसकी सरफेस पे। तो आप उससे कहेंगे कि पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान दीजिए, पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उससे मिलने वाला जो OH नेगेटिव होगा बहुत कम होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम केशव 52% लोग का सही हुआ है। आदित्य मोहम्मद साहब, सूरज सिंह, पॉइंट समझिए। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे मिलने वाला, हालांकि इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है लेकिन ये आयनाइज बहुत कम होता है, तो इससे मिलने वाला जो OH नेगेटिव होगा बहुत लेस होगा, और इतना कम OH नेगेटिव होगा कि इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होने लायक OH नेगेटिव ही नहीं होगा। तो FeCl3 जोरदार इलेक्ट्रोलाइट है, आराम से टूट रहा है इसके अंदर। तो Fe+3 अच्छा खासा है, क्योंकि ये आयनाइज अच्छा हो रहा है, ये आयनाइज बहुत कम हो रहा है। तो बताइए आपको ज्यादा कौन मिलेगा, Fe+3। तो कौन ज्यादा आसानी से एड्सॉर्ब हो पाएगा, Fe+3। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ बताओ किस प्रकार का कोलाइड मिलेगा, तो आप कहेंगे ये इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा, इस बार कौन, Fe+3। और इस बार आपको कौन सा कोलाइडल मिलेगा, पॉजिटिव कोलाइडल। समझ पा रहे हैं सवाल क्या है, लॉजिक क्या लग रहा है। उधर से देखिए आयनिक आ रही है, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, OH बहुत कम देगा, OH बहुत कम देगा तो वो सरफेस पे एड्सॉर्ब होने लायक नहीं है। फिर कौन एड्सॉर्ब होगा, एक ही बचा Fe+3, वो एड्सॉर्ब होगा, पॉजिटिव कोलाइडल। हेलो, तो यहाँ पे आपको कौन सा सॉल्व मिलेगा, पॉजिटिव सॉल्व। तो इस प्रकार का सवाल कहीं लिखा मिलता तो आप कहेंगे यहाँ पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, जबकि कुछ नहीं लिखा था, क्या एक्सेस में कुछ नहीं। आप खुद समझिए, खुद समझिए, ये ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं एड्सॉर्ब हुआ। नेक्स्ट सवाल, इसी बेस्ड एक और कंसेप्चुअल सवाल देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं FeCl3 की रिएक्शन मैंने फिर से करा दी, और इस बार मैंने रिएक्शन करी NaOH के साथ। अब क्या होगा, FeOH होल थ्राइस तो बनेगा। अब इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब कौन होगा जरा बताइए। तो इस बार इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा OH नेगेटिव। अब सवाल है इस बार ऐसा क्यों होगा, ध्यान सुनिए भैया, अब ये लॉजिकल सवाल है, ध्यान दीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप इसको एक्सेस मिलेंगे इस बार, अगर आपने इसका अमाउंट ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो OH नेगेटिव काफी सारे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ध्यान दीजिए आयनिक में हमने पढ़ा था ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको जोरदार तरीके से OH देगा। अगर ये एक्सेस में है तो बहुत सारे OH मिलेंगे, जबकि ये एक्सेस में था तो बहुत सारे OH नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये एक्सेस में होगा तो बहुत सारे OH मिलेंगे। हेलो, और जब बहुत सारे OH मिलेंगे तो इसकी सरफेस पे OH एड्सॉर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इधर से देखिए आयनिक आ रही है, इधर से सरफेस चल रही है, तो बीच में बात कराता रहता हूँ, है ना, कि तुम बोर तो नहीं हो रहे हो, तुम बोर तो नहीं हो रहे हो सेनोरिटा, उस टाइप से, है ना। तो नेगेटिव कोलाइडल, तो सब्जेक्ट्स की आपस में बातें करते हैं, मेरे को कभी नहीं सुनाई पड़ा, उसके लिए फिर आपको भी मतलब बात करना आना चाहिए। तो नेगेटिव सॉल्व मिलेगा भैया इस बार, समझ पा रहे हैं। तो FeCl3 की रिएक्शन अगर आप NaOH से करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सॉल्व मिलेगा। अब वो लिख देगा यहाँ एक्सेस में ये है तो ये नेगेटिव सॉल्व देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ये जोरदार सवाल है, ये क्लैरिटी रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर कहता है इसका अमाउंट भी बढ़ा दूं और इसका अमाउंट भी बढ़ा दूं तो भी OH नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज्यादा OH दे देगा। दोनों अगर बराबर अमाउंट में लेंगे या अच्छे दोनों अमाउंट में ले लें खूब सारे, तो भी यही एड्सॉर्ब होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ नेगेटिव सॉल्व बनता है NaOH से, बेसिक, इसीलिए कहते हैं बेसिक मीडियम में नेगेटिव सॉल्व बनेगा। समझ में आ रही बात। चलिए भाई स्लाइड नंबर 3 पे आइए। तो ये सब कंसेप्चुअल सवाल है। तो लोग कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री रटने वाला होता है, समझेंगे तो सब कुछ समझने वाला। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे देखिए अभी क्या चल रहा है मेरे दोस्त, कौन सी प्रॉपर्टी चल रही, जल्दी टाइप करो जरा, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैंने कहा था बहुत जहरीली है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो अभी आगे भी कंसेप्ट आएंगे। अगला कंसेप्ट सुनिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होती है? पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूं, उसको पढ़िए, इस पे सवाल आ चुका है पिछले साल। द सरफेस ऑफ अ कोलॉइडल, और इसका आंसर कई लोगों ने सॉल्यूशन में गलत दिया था। यूट्यूब आंसर ही गलत है हमारा, कहें सबसे तेज नतीजे यहां आते हैं चुनाव के, और भाई साहब गलत नतीजे दे दिए। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, जो भी बताऊंगा मैं बात आपको, सुनिएगा ध्यान से। जो मैं लिख रहा हूं उसको पढ़ते जाए बस। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अराउंड इट, ठीक है। दिस लेयर attracts counter ion, पढ़ते जाओ। from the medium करो, from the medium which form a second layer of negative or positive charge. Slide number 4. The combination of, तो नोट्स वगैरह सब आपको यहीं से करना है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, तो ऐसा नहीं सिर्फ बोल के छोड़ दिया, हर चीज मैं लिख भी रहा हूँ, नोट्स भी प्रॉपर है, आप रिवाइज कर सकते हैं आराम से एकदम। पॉजिटिव, कई लोग क्या होता है कई चीजें बोल देते हैं, लिखते नहीं है। अब लिखेंगे नहीं अगर आप बात को, तो क्या होगा, एक महीना जैसे गुजरेगा, 20 दिन 25 दिन, कई लोग तो हफ्ते भर, कई लोग 2 दिन भूल जाते हैं कि क्या कहा था सर ने, कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। तो लिख जरूर लीजिए बात को। चार्जेस अराउंड, एक बार आपको लगेगा थोड़ी मेहनत हो रही है, लेकिन सॉल्व पार्टिकल्स, फिर दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं, इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज, विदेशी नाम, डबल लेयर, ईस्टर्न डबल लेयर भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है इसके। ईस्टर्न, STERN, ठीक है, मेन नाम ये है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अभी क्या कहना चाह रहे थे इसको समझते हैं, देखिए। सबसे पहले यहां से पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है कि द सरफेस ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल आप लेते हैं उसकी सरफेस पे या तो पॉजिटिव और या तो नेगेटिव चार्ज सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की वजह से आ जाता है। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का मतलब समझे आप? जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भाई साहब इसकी सरफेस से प्लस पार्टिकल जुड़ा, तो ये सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन है। क्या सेलेक्ट कर रहा है वो यहाँ से, ठीक। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की वजह से या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक की लाइन क्लियर है? आगे बढ़िए। उसके बाद अगला वो कह रहा है द सरफेस ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ अ लेयर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। यहीं तक की कहानी है, तो सेम कहानी, समझ के बात। या तो पॉजिटिव आयन जुड़ेंगे उसकी सरफेस पे या नेगेटिव आयन जुड़ेंगे, इसकी वजह से सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, और इसकी वजह से या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये जो लेयर तैयार होगी, ये लेयर अट्रैक्ट करेगी काउंटर आयन को। काउंटर आयन मतलब, अगर ये देखिए पॉजिटिव कोलाइडल बना है, जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव कोलाइडल बना है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी? मीडियम में से। ये तो डीपी है ना भाई, ये तो डीपी है। डीपी अगर पॉजिटिव है तो मीडियम में से किसको अट्रैक्ट करेगी? डीएम के नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो देखिए अगर पॉजिटिव कोलाइडल है तो मीडियम में से नेगेटिव
को अपनी तरफ डिफ्यूज करके रखेगा, और अगर नेगेटिव कोलाइडल है तो मीडियम में से पॉजिटिव को अपनी तरफ डिफ्यूज करके रखेगा। तो अगली लाइन ये कह रही है कि ये जो लेयर तैयार हुई है, जो ऊपर लेयर तैयार हुई है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो काउंटर आयन को मीडियम में से अट्रैक्ट करती है, जिससे एक दूसरी लेयर तैयार हो जाती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में से कोई भी हो सकती है। ठीक, अब मुद्दा ये उठता है कि अगर ये कोलाइडल पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है, ध्यान सुनिएगा जरा, अगर ये कोलाइडल पॉजिटिव लेके बैठा है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव लेके बैठा है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर वो पॉजिटिव कोलाइडल है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके ऊपर मैंने गोला बना दिया, कह रहे इसके ऊपर नहीं बनाया गोला, समझ गए, दोनों के ऊपर बना दूंगा तो समझ में क्या आएगा कि किसके ऊपर बनाया किसके ऊपर नहीं बनाया। तो समझ गए पॉइंट, समझ गए, हर चीज का लॉजिक देखिए, पॉजिटिव तो ये गोला बना दिया, नेगेटिव तो आपको समझ में आ गया ये इससे कनेक्टेड है, तो कहने ये वाला किससे कनेक्टेड है शायद, ये तो बताए। आइए देखें, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, यहां पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? दो लेयर्स का। ठीक, एक पॉजिटिव लेयर और एक नेगेटिव लेयर। अगर अंदर वाली पॉजिटिव है तो बाहर वाली नेगेटिव होगी, अंदर वाली नेगेटिव है तो बाहर वाली पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अराउंड द सोल पार्टिकल। तो जो सोल के पार्टिकल्स होंगे जिनको आप प्लस चार्ज या डीपी बोल रहे थे, उनके बाहर जो है एक दूसरी लेयर जनरेट हो जाएगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है लेयर, है ना, और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि सोल पार्टिकल आपका कैसा है। और इस डबल लेयर को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक, कितनी बात समझ में आई? अब इसके अंदर थोड़ा और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करने तो जरा समझिए ध्यान से, डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनना जरा। यहाँ छोटा जगह मिलेगा, यहाँ आ जाओ, डायग्राम देखिए, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। देखना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये FeOH होल थ्राइस है। ठीक, FeOH होल थ्राइस, तो अंदर वाला जो आपने लिया ये FeOH होल थ्राइस अगर लिया आपने, तो इसकी सरफेस से मान लीजिए पॉजिटिव पार्टिकल आकर के जुड़ गए, जैसे, है ना, इसकी सरफेस से मान लीजिए पॉजिटिव पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो गए। कौन एड्सॉर्ब हो गया इसकी सरफेस पे? Fe+3। ठीक, तो देखिए डीपी का पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है? डीपी का पार्टिकल। ये वाला सीन चल रहा है, देखो ये वाला, क्लियर? तो ये तैयार हो गया मान लीजिए, तो आपके पास पॉजिटिव सॉल्ट तैयार हो गया, पॉजिटिव कोलाइडल तैयार हो गया, यानी कि डीपी आपका पॉजिटिव है। अब डीपी पॉजिटिव तो मीडियम जो होगा डीएम, डीएम में से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये डिफ्यूज करके अपनी तरफ लाएगा थोड़ा सा, तो यहां बाहर की तरफ एक नेगेटिव लेयर तैयार हो जाती है। और वो जो नेगेटिव लेयर होगी वो कहां से आई है? अब नेगेटिव लेयर आई कहां से? तो आप कहेंगे नेगेटिव लेयर आई है डिफ्यूज्ड फ्रॉम से, मतलब कहां से? डीएम से। तो ये नेगेटिव लेयर इसकी चारों तरफ तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जो नेगेटिव लेयर है क्या इसके साथ बंधी हुई है? जैसे देखिए पॉजिटिव तो इसके साथ बंधा हुआ है, इस पार्टिकल के साथ ये पॉजिटिव चार्ज तो बंध गया, एड्सॉर्ब हो गया है। तो ये पॉजिटिव तो इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो चुका है, हेलो, पॉजिटिव इसकी सरफेस पे क्या हो गया? एड्सॉर्ब हो गया, जुड़ गया इसके साथ। लेकिन क्या नेगेटिव भी इसके साथ जुड़ गया? नहीं, डिफ्यूज्ड फॉर्म में। वो किस फॉर्म में? नेगेटिव इसके साथ जुड़ा थोड़ी कोई, वो तो डिफ्यूज फॉर्म में, बस चारों तरफ इकट्ठा हो गया है, लेकिन वो मोशन में हो ना, भाग रहा है। कितनों को बातें समझ में आ रही क्या चल रहा है? तो क्या यहाँ पे डबल लेयर क्रिएट हो रही है? अब देखिए यहाँ पे डबल लेयर क्रिएट हो रही है, तो मतलब अंदर अगर सॉल का पार्टिकल जो आप लेके बैठे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर वाला नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका अपोजिट समझ लीजिए, अगर ये नेगेटिव होता तो बाहर वाला पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव तो बाहर वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो बाहर वाला नेगेटिव। क्लियर? यही बातें पीछे समझाई जा रही है। तो बताइए क्या यहाँ पे एक डबल लेयर क्रिएट हो गई, है ना? इसमें से जो ये वाली लेयर है बाहर वाली, इसको अगर आप समझाएंगे तो कहेंगे ये मोबाइल लेयर है, और ये वाली जो लेयर है ये फिक्स लेयर है। तो अंदर वाली लेयर फिक्स लेयर है, बाहर वाली जो है वो मोबाइल लेयर है, मतलब मूव करेगी, वो फिक्स नहीं है। उसको आप डिफ्यूज लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया, ये डबल लेयर किसकी बातें कर रहा था, है ना? ये जो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर है ये कौन सी? ये है, इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी आप बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है इसमें और क्या कंसेप्ट है, इस पर सवाल क्या बनेंगे? ये देखिए जो पॉजिटिव लेयर है और ये जो नेगेटिव लेयर है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बारे में सवाल आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन, फिक्स लेयर। फिक्स लेयर किसको बोले समझ गए? अंदर वाली जो प्लस वाली है। एंड डिफ्यूज लेयर जो बाहर उसकी तरफ घूम रही है। उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। इसका नाम है जीटा पोटेंशियल। इसका एक और नाम, जीटा पोटेंशियल पे सवाल आ चुका है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, यहां पे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप बोलेंगे जीटा पोटेंशियल, उसका नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। आपसे पूछा क्या था? पूछा गया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड के लिए क्या जिम्मेदार होता है? 4 ऑप्शन। वहां एक सवाल पूछा गया था, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो सही जवाब था जीटा पोटेंशियल। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन उससे कनेक्टेड है? तो सही जवाब है उसके लिए जीटा पोटेंशियल कनेक्टेड है। कैसे? अब समझिए ध्यान से। अब ये कई लोग समझते नहीं, पढ़ते हैं नहीं ध्यान से। वहां पे फ्रिक्शन एक्शन दिया था, वो टिक करके, विस्कोसिटी वगैरह टिक करके आ गया। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड जीटा पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? देखिए यहाँ पे जो डबल लेयर क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये यही सवाल आया था, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड किस फैक्टर से कनेक्टेड है? तो सही जवाब था जीटा पोटेंशियल जब ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड भी ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर सुन लीजिए ध्यान से। जीटा पोटेंशियल जब ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड भी ज्यादा होगा। कैसे समझिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए जब ये पॉजिटिव लेयर और ये नेगेटिव लेयर बनेगी तो यहाँ डबल लेयर बनेगी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीटा पोटेंशियल है, ये जितना बड़ा होगा, ये जीटा पोटेंशियल जितना बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कोलाइड की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डूब नहीं पाएगा, ये जो सॉल्व पार्टिकल है ये डूब नहीं पाएगा। क्यों नहीं डूब पाएगा? क्योंकि इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा अच्छा खासा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस आप दे देते हैं इसको, किसकी प्रेजेंस? अभी मैं सब कहानी लिखवा दूंगा, लेकिन आप मुद्दा समझिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस यहाँ पे देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक अगर इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज वाला आदमी है और एक नेगेटिव चार्ज वाला आदमी है। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएंगे तो पॉजिटिव वाला जिस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव वाला उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, फिजिक्स। तो जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो बताइए, पॉजिटिव वाला इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव वाला इधर मूव करेगा। तो अगर नेगेटिव वाला ऐसे मूव करना शुरू करेगा तो पॉजिटिव वाला ऐसे मूव करेगा। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और वो रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि मोशन जब तक चलता रहेगा, ये जब तक मूव करते रहेंगे पार्टिकल, तब तक ये सस्पेंड नहीं हो पाएंगे। अगर ये देखिए पार्टिकल चलते रहे, जैसे मान लीजिए आप शोले पिक्चर देखते थे ना, बसंती जब तक नाचेगी तभी तक जो उसकी जिंदगी रहेगी, वही वाला फंडा है। तो ये पार्टिकल जो है ना, जब तक ये मोशन करता रहेगा, मैकेनिकल मोशन है ना, जब तक ये मोशन करता रहेगा तब तक ये एग्रीगेट नहीं होगा। तो अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रखेंगे तो क्या होगा, इसका मोशन जल्दी जल्दी इधर होगा, उसका मोशन इधर जल्दी जल्दी होगा। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते रहेंगे तो खटाखट दोनों ऐसे रिलेटिव मोशन करते रहेंगे, तो कभी सेडिमेंट नहीं होगा, कभी एग्रीगेट नहीं हो पाएगा ये वाला पार्टिकल। तो कभी ये आसानी से नीचे बैठेगा नहीं, तो आराम से जो कोलाइड हमारा वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहेगा मतलब डिस्पर्स रहेगा, डिस्पर्स रहेगा तो तैरता रहेगा, तैरता रहेगा तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा दीजिए, उतना स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड बढ़ जाएगी। क्लियर है? और डूबने से आप बच जाएंगे। कितनों को बात समझ में आ गई? अब तक आ जानी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपका चलता है, झटके भी आते हैं दिमाग में तो आ जाएगी तक। ठीक है, अंदर चलते हैं। 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर पे जो अगला कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चल रहा है। अगला कंसेप्ट जिसपे सवाल आता है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है? देन जी इसमें यूट्यूब ली जाती है, यूट्यूब। ठीक है, इस प्रकार की आप ऐसे कर लो। देखिए तो यहां पे यूट्यूब ली जाती है ऐसी, और इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया जाता है। फिर यहां पे लगाया जाता है इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड यहां लगा देंगे और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा देंगे, और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो कौन है? वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। फिर क्या करिए? फिर इसको छोड़ दीजिए इसके हालात पे।
तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ पार्टिकल इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, या तो इधर या तो इधर। ठीक, अब कौन से पार्टिकल कहां इकट्ठे होंगे जरा समझिए। मान लीजिए एग्रीगेशन इस तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स का होना शुरू हो गया, कुछ कोलाइड्स पार्टिकल मान लीजिए यहां इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो जैसे वो इकट्ठे यहां पे होंगे तो आप तुरंत ये बात समझ जाएंगे कि जो सॉल्यूशन आपने लिया था, इस सॉल्यूशन के अंदर दो एनालिसिस निकल के आएंगे। नंबर एक, जैसे यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये डीपी के पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू होंगे, तो नंबर एक एनालिसिस आपको ये समझ में आएगी कि डीपी के पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज था, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होता तो ये नेगेटिव की तरफ भागे भागे क्यों आते हैं। हेलो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला एनालिसिस क्या देती है आपको, नंबर एक, कि किसी एक इलेक्ट्रोड या तो इधर किसी भी तरफ अगर पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं डीपी के, तो आप समझ जाएंगे कि अगर वो नेगेटिव की तरफ मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं इधर की, तो इधर वाली अगर कभी होगी तो अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे। मान लीजिए नेगेटिव की तरफ डीपी के पार्टिकल अट्रैक्ट होकर इकट्ठे होने लगे, तो जब यहां इकट्ठे होने लगे तो आप समझ जाएंगे डीपी के ऊपर चार्ज है और वो भी पॉजिटिव है। डीपी के ऊपर चार्ज है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो भी पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो डीपी के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो डीपी के पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, इससे एनालिसिस ये निकलती है कि उन पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो कौन सा कोलाइड है, वो पॉजिटिव सॉल है। कल को अगर यही पार्टिकल उस तरफ अट्रैक्ट होते, इस तरफ नहीं होते मान लीजिए, तो एनालिसिस क्या होती, मान लीजिए इधर नहीं होते इधर हो जाते, तो आप कहते हैं अगर पॉजिटिव इकट्ठे हो रहे हैं तो यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो वो नेगेटिव सॉल है। यहां से नंबर दो बातें पता चलती। नंबर एक, डीपी के ऊपर चार्ज होता है। नंबर दो, वो अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव सॉल है, और अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव सॉल है। क्लियर है? इससे ये पहचान भी हो सकती है कि आपका सॉल किस प्रकार का है। अगला कॉन्सेप्ट, मान लीजिए यहाँ पार्टिकल इकट्ठे हो गए नेगेटिव की तरफ, तो क्या करेंगे यहाँ इकट्ठे होकर के, यहाँ जब इकट्ठे होंगे तो यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल होंगे, इलेक्ट्रॉन मिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अपना चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज करा लेंगे। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव पार्टिकल थे और ये पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, और रिसीव करेंगे तो यहाँ ठंडे हो जाएंगे और ये न्यूट्रल बन जाएंगे। जब ये धीरे धीरे यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएंगे तो न्यूट्रल होते होते ये सब न्यूट्रल होने लगेंगे, और ये न्यूट्रल होकर एक जगह पे एग्रीगेट हो जाएंगे, और धीरे 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 इनका एग्रीगेशन जब होने लगेगा तो इन पे जब ग्रेविटी लगेगी तो नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे। तो आप पाएंगे कि ये सेडिमेंट होने की तरफ या एग्रीगेट होने की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल होते चले जा रहे हैं। तो पूरी कहानी क्या लिखेंगे आप, क्या आप कहेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो नंबर एक बात डीपी के ऊपर चार्ज है। नंबर दो बात, अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव कोलाइडल है। नंबर तीन बात, पॉजिटिव कोलाइडल अगर यहाँ पे इकट्ठा होगा तो वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करा लेगा, या यूं भी कह सकते हैं कि अपना चार्ज यहाँ पे देके चला जाएगा। ठीक, जब ऐसा होगा तो ये न्यूट्रल होने लगेगा और एग्रीगेशन होने लगेगा। इसको आगे चल के बोलते हैं कोगुलेशन। इसको आगे चल के क्या बोलते हैं, कोगुलेशन की तरफ कहानी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो धीरे धीरे आप किस वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आप टेंड हो जाएंगे कोगुलेशन की तरफ। क्लियर? क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होकर कोगुलेट हो जाएंगे। तो एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल्स, की पॉइंट समझिए, एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होकर के फिर नीचे जमा होने लगेंगे, सस्पेंशन की तरफ बढ़ेंगे, और सस्पेंड जब होंगे तो आप कहेंगे कोगुलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी कोगुलेशन पे और चर्चा होगी। कुछ कुछ बात समझ में आई आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की? सर मैं बहुत फास्ट लर्नर हूं। अरे अंगूठा दिखा दो मेरे सुस्त जनता, ऊपर टाइप बैठ जाते हो अगर क्या है? सर मैं आ गया हूं, यही काफी नहीं है। चैट इनेबल करना, जिंदा है सब लोग? हाँ भाई, सब जीवित हैं? ठीक है, एक कह रहा ब्रेक दे दो। ये सही है। अच्छा, रात वाली क्लास सदमे में आ गए कहीं, तो लगता है रात वाली क्लास दो चार सदमे में आ गए। हर समय ब्रेक मांगते थे, घर में कहते होंगे प्लीज ब्रेक दे दो, तो घर वाला कहते हैं ब्रेक क्या, तुम्हें पकड़ा कौन है, ब्रेक ही तो चल रहा है। नहीं नहीं मुझे ब्रेक दे दो प्लीज। हैं? घर में तो नहीं बोलते ऐसी बातें, कहते मैं ब्रेक दे दो प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, चैट फिर से बंद हो रही है। 7 नंबर से, तो अभी तक आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, काफी लॉजिकल बातें से मैंने आपको बता दी, ये सब काम की बातें हैं, इन सब पे सवाल आ चुके हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजें। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे अगला पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही कंटिन्यू है। ठीक है, उसी के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है, ताजा तरीन, कोगुलेशन हुआ है।
तो इसको जरा समझ लेते हैं। कोगुलेशन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब कोई पूछे भाई साहब कोगुलेशन को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ा रहे हो, तो आप कहेंगे कोगुलेशन तभी होता है जब पार्टिकल एग्रीगेट हों। एग्रीगेट तब होंगे, इकट्ठे तब होंगे। देखिए इकट्ठे वही लोग होते हैं एक जगह पे, खूब सारे लोग मान लो इकट्ठे पड़े हुए हैं, सब न्यूट्रल लोग हैं, सब ठंडे लोग हैं, है ना। अगर उनके अंदर चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो बहुत अगर मान लो एकदम झुंड में आ रहा है मामला, तो इसका मतलब समझ जाइए वो सब ठंडे लोग हैं, सब न्यूट्रल है। चिल्ला बहुत रहे होंगे हम, लेकिन सब न्यूट्रल है, सब ठंडे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोगुलेट तभी होगा मामला जब एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट तभी होगा जब ठंडे होंगे, ठंडे होंगे मतलब न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल तभी होंगे जब अपना चार्ज हटा चुके होंगे अपने ऊपर से। चार्ज कब हटा चुके होंगे, जब उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से आप उसको कनेक्ट करेंगे। तो सारा कंसेप्ट किससे कनेक्टेड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से, इसीलिए उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, पढ़िए ध्यान से। नंबर 1, स्टेबिलिटी, जो बातें मैंने बोली उनको लिख देना यहां पे। स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट is due to, पहले लिख दे रहा हूं फिर समझाता हूं, the adsorption of, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, जो बातें लिख रहा हूं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडसॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय dispersed particles। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, या बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स repulsive force between the charged particles do not allow them to settle। लैंग्वेज बहुत कनेक्टेड है, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ें तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात। थर्ड पॉइंट, इफ समहाउ, कुछ ऐसा कर दें, द चार्ज is removed, then yeah, the charge is removed, there is nothing, then there is nothing which can stop, ऐसा कुछ भी फिर नहीं बचता है ना, जो उनको एक दूसरे से बांधने से रोक दे। there is nothing to stop them from aggregation। तो वो इकट्ठे होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उनको दूर रख सके ऐसा कोई कनेक्शन फिर नहीं बचेगा। देखिए पूरे पॉइंट क्या बोल रहा है, नंबर एक बात यहां से पढ़ना शुरू करिए। किसी भी लायोफोबिक सॉल्ट, लायोफोबिक मतलब समझना किसकी बात हो रही है, सॉल ऑफ Fe, सॉल ऑफ Au, सॉल ऑफ Ag, है ना। फोबिक मतलब देसी नाम जो आप ज्यादा पढ़ते हैं, Fe का सॉल, Au का सॉल, इस प्रकार की बातें अगर आप कर रहे हैं तो ये फोबिया वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो जल्दी सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप इनके लिए मेथड्स पढ़ते हैं। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किस वजह से होती है, इनके ऊपर जो एड्सॉर्प्शन होता है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, उसकी वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी है। जैसे आपने भी पढ़ा था FeOH होल थ्राइस के ऊपर Fe+3 एड्सॉर्ब हुआ था, तो उसी की वजह से जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है, देखिए लैंग्वेज पढ़ी ध्यान से, एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। कौन है डिस्पर्स्ड पार्टिकल, तो कहेंगे डिस्पर्स्ड पार्टिकल देखिए ये है, ये वाला, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो गया। जब ये चार्ज क्रिएट होने लगेगा तो ये जो लायोफोबिक सॉल है ये स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर ये चार्ज नहीं क्रिएट होता तो फिर सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। अगर बताएं इनके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये सस्पेंड हो जाते, न्यूट्रलाइज हो जाते। क्योंकि अगर FeOH होल थ्राइस चार्ज नहीं अपने ऊपर लेता, मान लीजिए ये नहीं होता, ये कार्यक्रम ये जो आपने यहाँ पढ़ा है ये एड्सॉर्ब नहीं होता, तो ये पड़ा सस्पेंड हो जाता। ये एड्सॉर्ब हो गया इसलिए ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इसी चार्ज की से होती है, क्योंकि सिमिलर चार्ज वाले आपस में रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डीपी का पार्टिकल है, पॉजिटिव है, एक और डीपी का पार्टिकल है, वो भी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो इकट्ठा नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी किसको, कोलाइड को, तो कोलाइड बना रहेगा, सस्पेंड नहीं होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या बोल रहा है, पढ़ते जाइए। स्टेबिलिटी जो लायोफोबिक सॉल्ट की होती है वो किस वजह से होती है, इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बाय डिस्पर्स पार्टिकल। क्लियर है पॉइंट। तो उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बीच का, दोनों डीपी के पार्टिकल मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव बन गए तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो डू नॉट अलाउ देम द सेटल, तो उनको सेटल नहीं होने देगा ये। तो ये जो रिपल्शन है ये इनको सेटल नहीं होने देगा, एक जगह बैठने नहीं देगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव पार्टिकल्स अगर बने तो एक से इधर भागेगा एक दूसरा इधर भागेगा, तो सब डिस्पर्स होते रहेंगे, सेटल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कर दूं, तीसरा पॉइंट, कि जो चार्ज है इसको गायब कर दूं, अगर मैं इस चार्ज को गायब कर दूं तो फिर कुछ ऐसा नहीं बचता जो उनको एग्रीगेशन से रोक सके या जो उनको दूर रख सके, है ना। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिमाग मैंने लगा दिया कि जो चार्ज है वही गायब हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए पार्टिकल, तो डीपी का पार्टिकल जो पॉजिटिव लेके बैठा था इसका पॉजिटिव में खा जाऊं, कुछ ऐसा कर दो कि न्यूट्रलाइज हो जाए, तो फिर ये सेटल हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा पॉइंट समझ गए। और जब ये सेटल हो जाएगा तो ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, कोगुलेशन से या प्रेसिपिटेशन से। तो हम पढ़ के आ रहे हैं कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, तो धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोगुलेशन की तरफ। सेटलिंग कराने के तरीके ढूंढ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। 8 नंबर पे आइए, कितने लोग बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे अगला पॉइंट, सो दैट जब आप ऐसा करा देंगे, मान लीजिए आपने कुछ करके चार्ज गायब कर दिया, सो दैट दे एग्रीगेट, फाइनली वो क्या हो जाएंगे, फिर एग्रीगेट हो जाएंगे अगर आपने चार्ज गायब कर दिया तो। एग्रीगेशन को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन, एग्रीगेशन का एक दूसरा नाम भी है फ्लॉक्यूलेशन। तो आप कहेंगे एग्रीगेट हो जाएंगे या फ्लॉक्यूलेट हो जाएंगे, एंड सेटल डाउन, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटी लगेगी उनके ऊपर और वो नीचे बैठ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ग्रेविटी लगेगी और वो नीचे बैठ जाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आप, नीचे बैठना मतलब सेटल हो जाना, इसको बोलते हैं क्या, पूरी लाइन ध्यान से पढ़िए जो लिख रहा हूं मैं, द फ्लॉक्यूलेशन, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी इस लाइन से, द फ्लॉक्यूलेशन एंड सेटलिंग डाउन, फ्लॉक्यूलेट होना और नीचे इकट्ठा हो जाना किसका, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो तैर रहे थे पहले, ऑफ डिस्पर्स्ड सॉल्ट पार्टिकल्स, इसी को बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड एज कोगुलेशन। मुद्दा समझ में आया क्या चल रहा है। आपको समझना था कोगुलेशन क्या होता है, तो कोगुलेशन का दूसरा नाम होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, कोगुलेशन बोल लीजिए या फिर दूसरा नाम अथवा प्रेसिपिटेशन बोल लें। अब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये बताओ कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कब होगा, पीछे चलो जरा यहां से। ये प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि नीचे आकर के बैठ जाना, एकदम नीचे जमा हो जाना। ये कब होगा, ये तब होगा जब जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाए। सेटल डाउन होने से पहले क्या होंगे, फ्लॉक्यूलेट होंगे। फ्लॉक्यूलेट होने का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट होंगे। तो पहले देखिए क्या होगा, अंत में होगा प्रेसिपिटेशन, उससे पहले क्या होगा, सेटलिंग डाउन, नीचे की तरफ जा रहे होंगे। उससे पहले क्या होगा, फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन को क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्यों हुआ, एग्रीगेशन क्यों हुआ, तो आप कहेंगे पीछे आ जाओ। एग्रीगेशन इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनके ऊपर से चार्ज रिमूव कर दिया। चार्ज कैसे रिमूव किया उसके तरीके हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, चार्ज अगर बना रहता तो क्या होता, रिपल्सिव फोर्स लगता और वो सेटल नहीं होते। चार्ज बना रहता तो कैसे बना रहता, जो सॉल्ट के पार्टिकल या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते और चार्ज बना रहता। फिर से समझिए, सॉल्ट के पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठे होंगे या तो नेगेटिव चार्ज लेके बैठे होंगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी। स्टेबिलिटी बनेगी तो रिपल्शन फोर्स लगेगा जिससे वो सेटल नहीं हो रहे होंगे। अगर आप सेटल करना चाहते हो तो उनका चार्ज गायब कर दो। चार्ज गायब कर दोगे तो वो एग्रीगेट हो जाएंगे या फ्लॉक्यूलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रेविटी लगेगी और वो सेटल हो जाएंगे। तो जब इकट्ठा होना और सेटल हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को मिला करके बोलते हैं कोगुलेशन। पत्थर को भी समझ में आ गया होगा, पूछने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे सर मैं पत्थर से भी जाता हूं। हाँ, अंगूठे मत दिखा देना गलती से, हाँ बचा के रखो हमने। कह रहे सर बोर्ड भी तो देना पड़ता है। कह रहे बोर्ड कौन देगा, फिर लड़कियां भी तो बोर्ड देती हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर के बाद
9 नंबर पे आइए। कंसेप्ट देख पा रहे हैं, मतलब सरफेस केमिस्ट्री आपको ये लग रहा है कि कंसेप्चुअल है कि नहीं? हाँ भाई, भाई सरफेस केमिस्ट्री आपको कंसेप्चुअल लग रही है कि नहीं लग रही? तो ये कहानी ऐसा नहीं कि बस रट लिया, उठा के 4 बातें पढ़ ली बस कूद रहा है। सब कंसेप्चुअल बातें, एक एक लाइन देखिए कंसेप्चुअल एक्सप्लेन है। अभी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि आपको थियोरेटिकल चैप्टर टाइप का पढ़ रहा है। अब ये सब वहां पढ़ेंगे आप तो कह देंगे भैया ये सब लर्न बाय हार्ट। अब सवाल उठता है कि भाई साहब कोगुलेशन करा के दिखाओ। कोगुलेशन करा के दिखाओ तो फ्लोकुलेशन पहले अच्छा क्या होता है? पहले फ्लोकुलेशन होता है, पहले कोगुलेशन होता है। तो आप बोलेंगे पहले फ्लोकुलेशन होगा, एग्रीगेशन होगा, फिर वो सेटल होगा, ग्रेविटी लगेगी, फिर कोगुलेशन होगा। तो कोगुलेशन आखिरी में होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। उससे पहले फ्लोकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोकुलेशन कराने के लिए चार्ज गायब करना पड़ेगा। चार्ज कैसे गायब करोगे? अब ये मुद्दा है। देखिए ये सवाल उठता है, ये सब तब होगा भैया जब आप चार्ज गायब करें, यानी कि जो डीपी का पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव लेके बैठा हुआ उसके ऊपर से पॉजिटिव हटाओ या नेगेटिव हटाओ। और सवाल है हटाओगे कैसे? उसके तरीके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यहाँ पे 9 नंबर पे देयर आर, अभी भी कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है? अभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चल रही है। देयर आर 5 मेथड्स या 5 वेज बोल सकते हैं आप फॉर प्रेसिपिटेशन या फिर कोगुलेशन। तो अगर आपको कोगुलेशन करना है तो उसके 5 तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं। 5 तरीकों से आप ये कार्यक्रम करवा सकते हैं। तरीकों के नाम देखिए। पहला, आप बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐड कर दें बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आकर के कोगुलेशन करवा दें। दूसरा, अभी सब बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी, सुनते जाइए। इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दीजिए। तीसरा, बाय मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्ज्ड टू अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग कर दो। बॉइलिंग से क्या होगा? नेक्स्ट डायलिसिस कर दो, 2-3 बार डायलिसिस कर दो बाय रिपीटेड डायलिसिस। आइए देखें, अब एक एक करके मैं सबको समझा रहा हूं, पहले आप इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। 10 नंबर पे मेथड नंबर 1, कैसे कराते हैं कोगुलेशन। अब इसी में कानून आएगा धीरे से, जिसको आप बोलते हैं हार्डी-सुलज़े रूल। चैप्टर देखिए कैसे कनेक्ट है वो आप समझिए, पानी की तरह चलना चाहिए। पहले मैंने कहा कि भाई साहब देखिए यहां से कहानी चल रही थी। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि एक डबल लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि डीपी डीएम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डीएम, अगर डीपी के ऊपर पॉजिटिव है तो डीएम के ऊपर नेगेटिव होगा। तो डीपी का पॉजिटिव डीएम के नेगेटिव के साथ एक डबल लेयर बना लेगा। उस डबल लेयर को आप ये बोलते हैं, जिसकी वजह से एक जीटा पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में काइनेटिक मोशन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो वो उस तरफ जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी देगा कोलाइट को, डूबने नहीं देगा। इसे हेल्महोल्ट्ज लेयर बोलते हैं, और यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। फिर आपको मैंने समझाया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप कराएंगे तो उससे भी साबित होता है कि डीपी के ऊपर चार्ज होता है। फिर आपको मैंने समझाया कि अगर आप उस चार्ज को हटा दें, उस चार्ज को अगर हटा दें तो एग्रीगेशन हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया अगर एग्रीगेशन हो गया तो आगे चल के फिर प्रेसिपिटेशन हो सकता है। फिर मैंने आपको समझाया कि एग्रीगेशन या एग्रीगेशन के बाद प्रेसिपिटेशन के 5 तरीके हो सकते हैं, उनमें से आप पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं। खुल रहा है कुछ भैया खाता? सर मेरा दिमाग क्यों नहीं चलता आजकल? क्या मैं बचपन चाहिए शाम? अगर इससे बातें आपको कनेक्ट नहीं हो पा रही तो अभी से फोटो खिंचा लीजिए। देखिए अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो सस्ते में खिंच जाएगी। बढ़िया पासपोर्ट साइज खिंचवा लीजिए, चश्मा टेढ़ा करके, काम आए क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आपके नाम का छप गया फिर, मतलब कह रहे क्या फॉर्म?
देखिए पहला मेथड आप पढ़ने जा रहे हैं, ठंडा करने के तरीके हैं। देखिए ठंडा करने को तो समझ रहे हैं, चार्ज आदमी, कोई आदमी चार्ज लेके बैठा था पॉजिटिव, कह रहा मेरी खोपड़ी पॉजिटिव, मैं डूबूंगा, मतलब डीपी है, वो कह रहा भाई साहब मैं पॉजिटिव लेके बैठा हूं, है ना, मैं कह रहा हूं तुम्हें डुबा दूंगा। अब डुबाओगे तो कैसे डुबाओगे, उसके तरीके हैं। तो पहला तरीका डुबाने का, देखिए डुबाने के तरीके, कोई डूबता कैसे मेरे दोस्त, ये समझिए। डूबने का जो पहला तरीका है वो है कि अपोजिट चार्ज दे दो उसको। कोई आदमी पॉजिटिव था तो आप उसको नेगेटिव दे दीजिए। जैसे कोई सुनील है तो उसकी जिंदगी में बबीता आ गई, तो बबीता डुबा डालेगी उसको। समझ पा रहे हैं? सुनील को राकेश नहीं डुबा सकता है, सुनील को बबीता डुबाएगी मेरे दोस्त। तो पॉजिटिव को नेगेटिव डुबाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव डुबाता है। आइए समझें, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सत्य है, तो कंसेप्ट है हर चीज में। तो देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं डुबाने के पर्पज से, तो आप बहुत सारा मिलाएंगे। डुबाना इतना आसान नहीं होता है। देखिए सुनील की जिंदगी में मतलब बबीता एकदम भर जाए तब डूबेगा वो, ऐसा नहीं बबीता हावी हो जाए, मतलब एक्सेस में। तो आपने खूब सारा मिला दिया सॉल के अंदर। अब क्या होगा, जब खूब सारा मिला देंगे, देन द इलेक्ट्रोलाइट, जो बाहर से आया है खूब सारा, दो प्रकार के आपको चार्ज दे देगा। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के चार्ज देगा, गिव्स बोथ टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, एक पॉजिटिव भी देगा, एक नेगेटिव देगा। तो इन द सॉल्यूशन, अब सवाल उठता है डूबेगा कैसे फिर। तो आप कहेंगे द अपोजिटली चार्ज, जो अपोजिट चार्ज होता है, पहले लिख देता हूं मैं फिर समझाता हूं, देखिए जल्दी समझ में आएगा। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस गेट्स adsorbed on the surface of colloidal particles. ठीक है, this cause न्यूट्रलाइजेशन, और जहां न्यूट्रलाइज हो गया तो समझ लीजिए बबीता ने अपना काम कर दिया। साइज एंड मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, सुनील हमेशा के लिए ठंडा पड़ चुका है, इंक्रीजेस एंड दे एग्रीगेट या दे कोगुलेट्स। फाइनली वो हो गया जो आप करना चाहते थे, सुनील डूब चुका है। देखिए पढ़िए ध्यान से कंसेप्ट क्या कह रहा है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको और अभी पहले एक दो बातें बता देता हूं। एक कानून है इस पर बेस्ड, फिर एक साथ समझते हैं सारी बात को, तो टाइम भी बचेगा और जल्दी भी होगा और कनेक्ट भी होगा। एक कानून है इसके लिए बनाया गया, इसको बोलते हैं हार्डी-सुलज़े रूल। उसको आप समझ लीजिए तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। ये कानून किसके बारे में है, डुबाने के बारे में। पहले बात तो ये कानून किसके बारे में, बचाने के बारे में नहीं है, डुबाने के बारे में। आगे पढ़ेंगे आप गोल्ड नंबर एक, तो गोल्ड नंबर जो होता है आगे पढ़ेंगे, वो बचाने के बारे में, और हार्डी-सुलज़े रूल डुबाने के बारे में। तो अभी डुबाने की चर्चा चल रही है ना। दिस रूल्स, ये रूल हमें ये बताता है कि डुबाता कौन किसको है और कैसे और कितना, है ना। दिस रूल सेज दैट, मतलब पूरा कानून डुबाने के बारे में, कैसे डुबाइए आदमी को। says that the precipitating effect of an ion on the dispersed phase of oppositely charge increases with the valency of the ion.
लाइन पढ़िए यहां से। वो कह रहा है मेन चीज है वैलेंसी। जो डुबाने वाली जनता आएगी, जैसे बबीता है, सुनीता है, कौन डुबाएगी कितना, वो तय होगा उसकी वैलेंसी से। जिस आयन की वैलेंसी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो डुबाएगा। तो इसमें कहना, ये कानून ये कहता है, दिस रूल सेज दैट प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट, मतलब डुबाने वाला इफेक्ट जो होता है किसी भी आयन का, डुबाने की जो उसकी ताकत है, किसको डुबाएगी? जो तैर रहा होगा। डुबाते उसी को जो तैरता है। डिस्पर्स्ड फेज तैर रही होगी, उसके ऊपर एक चार्ज होगा, ठीक। तो मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डुबाने के लिए आप नेगेटिव आयन भेज देंगे। डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो डुबाने के लिए आप पॉजिटिव भेज देंगे। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज जो तैर रही थी अंदर अंदर ऐसे से तैर रही होगी ना भाई, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव 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 लेके बैठा है, तो डुबाने के लिए बाहर से क्या भेजेंगे? नेगेटिव, है ना। राकेश को सुरेश नहीं डुबा सकता, राकेश को बबीता डुबाएगी, बबीता को सुरेश डुबाएगा। समझ पा रहे? तो अगर पॉजिटिव चार्ज वाली जनता, नेगेटिव भेजेंगे, ये कहता है हार्डी-सोल्जे रूल। अगर नेगेटिव चार्ज वाली जनता है, ठीक, तो बाहर से पॉजिटिव भेजेंगे, ये कहता है हार्डी-सोल्जे रूल। अब जब बाहर से आप पॉजिटिव भेजेंगे तो पॉजिटिव वाले की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, जो बाहर से आया है उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा वैलेंस +2 लेके बैठा है +1 की जगह, तो ये जाते जल्दी डुबाएगा। +3 लेके बैठा तो और जल्दी डुबाएगा, ठीक है, नेगेटिव वाले को। तो ये कहना चाहते हैं जो इंक्रीज, ये जो डुबाने की जो प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट है आयन का, प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एनी आयन इंक्रीजेस विद द वैलेंसी ऑफ दैट आयन। अच्छा, किसको डुबा रहा है? डिस्पर्स्ड फेज ऑफ अपोजिटली चार्ज को, यानी कि अपने अपोजिट चार्ज वाली डिस्पर्स्ड फेज को डुबाने की चर्चा चल रही है। ये है हार्डी-सोल्जे रूल। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप उदाहरण लें तो AS2 S3 ले लें, स्लैश लगा लें S-2, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये डेवलप भी आप कर चुके हैं। नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है। कोई आपसे पूछे बताओ ये कैसा सॉल है, तो कहेंगे नेगेटिव सॉल है। सॉल समझ लो, कह रहे मैं ओढ़ लूं क्या? तो डीपी भैया नेगेटिव, कह रहे ठंडी सर अभी है नहीं तो मैं ओढ़ लेता। तो डीपी देखिए नेगेटिव भैया ना, है ना। तो सॉल मतलब सॉलिड इन लिक्विड, बार बार बता रहे सॉल क्या होता है सर, बार बार लिख देते हो आप। सॉलिड इन लिक्विड, तो नेगेटिव सॉल है, डीपी नेगेटिव है तो नेगेटिव सॉल बोलते हैं। डीपी से चेक करते हैं कैसा कोलाइड है, ठीक है। अब अगर डीपी नेगेटिव है तो बताइए ये नेगेटिव है, इसको डुबाने के लिए बाहर से क्या मिलाओगे? पॉजिटिव, काउंटर आयन मिलाएंगे। तो नेगेटिव को डुबाना है तो पॉजिटिव मिलाइए। और जो पॉजिटिव मिलाएंगे तो पॉजिटिव के लिए मान लीजिए, भाई साहब आज बजा डालेगा हॉर्न। हॉर्न तो ऐसे बजा रहा है जैसे लग रहा है ट्रेन आ रही स्टेशन पे। उसकी भाई साहब इतनी तड़प है लोगों के। कोरोना कहता है मैं क्यों चला जाऊं यहां से, कारण बताओ, इनको निपटा क्यों ना जाऊं? अब कोई कारण ही नहीं है। भगवान कहते नहीं जाओ, ठीक है निपटाओ। ऐसे अत्याचारी पुरुष हो गए देश में भाई साहब, पीले पड़े भाई, हॉर्न ही बजाए पड़ा आधे घंटे। हट, और रास्ते में कोई नहीं भाई साहब, मजे रास्ते में कोई है ही नहीं, खुद ही हॉर्न दे रहा है। क्या हॉर्न चेक कर रहा था अपने। देखिए Al+3 अगर आया, ये देखिए ये डुबाने के लिए आया, इसको नेगेटिव पार्टिकल था, देखिए इसको डुबाने के लिए पॉजिटिव आया, एक और पॉजिटिव आया, एक और पॉजिटिव आया। तो हार्डी-सोल्जे रूल बताता है कि इन तीनों में डुबाने वालों में सबसे जोरदार, देखिए जैसे सुनीता है, बबली है ना, और विमला है, ये तीनों डुबाने आई इस नेगेटिव वाले को। तो सुनीता, बबली और विमला में कौन ज्यादा अच्छी तरह डुबा पाएगा, वो उसकी वैलेंसी से तय होगा। तो इसकी वैलेंसी चेक करिए, 3 इसकी 1 है, तो जिसकी ज्यादा वैलेंसी होगी वो ज्यादा डुबाएगा। तो हार्डी-सोल्जे रूल कहता है कि इनमें से हम अगर कंपैरिजन करें जल्दी डुबाने की ताकत किसके पास है, तो आप कहेंगे प्रेसिपिटेटिंग पावर का ये ऑर्डर होगा। इनको अगर आपको डुबाना है, इनके अंदर मिला दीजिए इसको, तो ये प्रेसिपिटेटिंग, कई लोग बोल नहीं पाते हैं, मुंह में सुपारी फंस जाती है। प्रेसिपिटेटिंग पावर बोल के देखो, इसी को आप बोलते हैं कोगुलेशन, कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग पावर या डुबाने की क्षमता या प्रेसिपिटेटिंग पावर, ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। ये उन आयंस का ऑर्डर है। तो सबसे जल्दी ये डुबाएगा, फिर ये डुबाएगा, इसकी पावर जो है, इसकी पावर है, फिर इसकी पावर है। तो वैलेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। ये बताना चाहता है हार्डी-सोल्जे। अब सुनिए ध्यान से, पीछे वाली कहानी इसी के बारे में। जैसे मान लीजिए इसने ये कहा, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस इन अ सॉल्ट, जैसे एक सॉल्ट बना हुआ है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके अंदर आप एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए खूब सारा, एक्सेस में भर के एकदम, है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइट आपको 2 प्रकार के आयन देगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने बाहर से मिलाया वो 2 प्रकार के आयन देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन सा उसकी सरफेस पे जुड़ेगा? अपोजिटली चार्ज आयन होगा वो जुड़ेगा। अगर पॉजिटिव वाला कोलाइड है तो नेगेटिव जुड़ेगा, नेगेटिव वाला कोलाइड है तो पॉजिटिव जुड़ेगा। किसकी सरफेस पे? कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे। उदाहरण के तौर पे जैसे बताइए ये कोलाइडल पार्टिकल कैसा था? नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव था, उसकी सरफेस पे कौन एड्सॉर्ब हुआ? ये पॉजिटिव वाला। अच्छा, आपने मिलाया क्या होगा? आपने Al+3 थोड़ी डाला होगा। कहेंगे Al+3 कैसे डाल दोगे? कह रहे हैं ऐसे भाई साहब, Al+3 का आयन था, ऐसे फेंक दिया उसके अंदर, ऐसे थोड़ी जाता है। AlCl3 मिलाया होगा आपने। क्या मिलाया होगा आपने? या मिलाया होगा आपने AlCl3, वो टूटा होगा अंदर जाकर के, Al+3 बनाया होगा, Cl नेगेटिव बनाया होगा। तो Al+3 इसकी सरफेस पे आसानी से एड्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो काउंटर आयन एड्सॉर्ब होगा। तो नेगेटिव की सरफेस पे पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, तो ये पॉजिटिव इसकी सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो काउंटर आयन एड्सॉर्ब हो जाएगा। यहाँ आपने BaCl2 मिलाया होगा, यहाँ आपने NaCl मिलाया होगा। समझ में आ रही बात? तो AlCl3 BaCl2 NaCl में पूछ लिया आपसे, प्रेसिपिटेटिंग पावर यहाँ किसकी ज्यादा है, कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है? तो AlCl3 की। कह रहे हैं उसमें Al+3 तो लिखा नहीं था सर। आइए इधर आ जाइए फिर इसी बात पे। तो जो अपोजिटली चार्ज आदमी होता है वो एड्सॉर्ब होता है किसके ऊपर? कोलाइडल के ऊपर। तो नेगेटिव कोलाइडल होंगे तो पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा, पॉजिटिव कोलाइडल होंगे तो नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा, और जब ऐसा होगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और सुनील ठंडा हो गया, तो साइज और मास जो है कोलाइड पार्टिकल्स का अब बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो एग्रीगेट होने लगेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जब ठंडे होने लगते हैं पार्टिकल, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो वो फिर अलग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सब न्यूट्रल है। तो सब पास पास आ जाएंगे, मैं भी ठंडा, तुम भी ठंडे, हम सब ठंडे ठंडे, कोई रिपल्शन नहीं है ना। आ जाओ एक साथ बैठ जाओ, कच्चे 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 कच्चे, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे सर। तो बताइए, सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? साइज एंड मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इंक्रीजेस एंड दे कोगुलेट। तो वो कोगुलेट हो जाएंगे, और कोगुलेट हो जाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रेसिपिटेशन होता है। हार्डी-सूज़े रूल इसी से कनेक्टेड है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बेबी पांडा पूछ रहा, आपको किसने डुबाया? बहुत सही। बेबी पांडा इज वेरी क्लेवर बॉय और गर्ल। मुझे उन्होंने डुबाया। एक है हथेड़ा सर। हथेड़ा सर को जानते हो तुम? उन्होंने एसके से पूछना, बताएंगे तुम्हें कौन है। हाँ, सर्वोत्तम के डायरेक्टर थे सर, एक्स डायरेक्टर। पैसे खा के भाग गए मेरे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो, तो ये मामला हो गया, हार्डी-सूज़े रूल समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद देखिए अगला कंसेप्ट 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर पे 12 नंबर पे अगला कंसेप्ट है। मान लीजिए कल को आपने ये पढ़ लिया कि भाई साहब नेगेटिव पार्टिकल था तो पॉजिटिव आदमी डुबाएगा। कल को पॉजिटिव का सवाल भी तो बन सकता है। केस नंबर 2 बना लो, इसको बोल दो केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्लियर? केस नंबर 2 आ जाओ। केस पे केस किए जा रहा हूं, नतीजा क्या होगा पता नहीं है। आइए समझिए। तो आपने लिया, मान लीजिए FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe+3, ठीक। इसको भाई साहब डुबाना है। अब बताओ ये डीपी कैसे लेके बैठा हुआ है? कंसेप्ट आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा है भैया? बताइए डीपी कैसे लेके बैठा है? पॉजिटिव, मतलब फील आ रहा है? बोलिए, आप कुछ लॉजिकल चीजें पढ़ रहे हैं बैठ के। ऐसा नहीं बस के सर ये याद कर लूं क्या? डीपी पॉजिटिव है। डीपी पॉजिटिव है तो बताइए कैसा सॉल्व है? पॉजिटिव सॉल्व है। पॉजिटिव सॉल्व को कौन डुबाएगा? नेगेटिव है। तो क्या कह रहा था? पॉजिटिव सॉल्व को डुबाएगा। अब देखिए नेगेटिव आयन जब डुबाएगा तो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया होगा, उसमें से नेगेटिव आयन एक्सेस में खुद दोनों आए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इसकी सरफेस पे आके जुड़ जाएगा और इसको ठंडा कर देगा, है ना। FeCN6 -3 चार्ज। दूसरा सल्फेट, तीसरा क्लोराइड। आज से पूछता है इनमें सबसे अच्छा कौन डुबा सकता है? इनमें सबसे अच्छा कौन डुबाएगा बताओ? पहला वाला। समझ पा रहे हैं? वैलेंसी से चेक करेंगे। अच्छा, कई लोग यहाँ कहते हैं कि सर इसका मैग्नीट्यूड देखा करो, कहते हैं इसका साइन छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड से देखिए, उसी में पिले पड़े। अबे सीधे वैलेंसी बोल दो ना, वैलेंसी बोल तो सारी बातें समझ में आ जाती हैं। आयन की वैलेंसी देख लोगे तो वैलेंसी फिर नेगेटिव थोड़ी बोलो, कहोगे भाई साहब उसकी -2 वैलेंसी दिख गया, तो वैलेंसी बोल दो, खत्म हो गया मामला, है ना। तो आपको सीधे बोल दिया मैंने एक लाइन में वैलेंसी देखिए, तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1, खत्म हो गया। इसमें वैलेंसी चेक कर लो, 3 2 1, खत्म हो गया मामला।
कंबाइनिंग कैपेसिटी देख लीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बराबर। तो वैलेंसी चेक कर लीजिए। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं फालतू में, कह रहे हैं इसका साइन छोड़ के मैग्नीट्यूड देखा करिए। कई लोग कहते हैं सर -3, -2 और -1 में अगर निगेटिव है तो देखिए निगेटिव में तो ये बड़ा होना चाहिए, -1 इज ग्रेटर देन -2, तो मैग्नीट्यूड देखना चाहिए क्या। अभी सब फालतू बातें करने का मतलब कुछ नहीं है, सीधे आप बोलिए वैलेंसी देख करते हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो सामान्य ज्ञान कहता है वैलेंसी से चेक करिए। वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, लॉजिक क्या अच्छा, वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। लॉजिक इसमें समझिए, इसमें कंसेप्ट आप घुसा सकते हैं। उधर देखिए आयनिक आ चुका है पहले, सरफेस केमिस्ट्री मैंने क्या क्या डाल दिया है, सरफेस केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है, थर्मो आ चुका है, आयनिक आ चुका है, स्टेट्स ऑफ मैटर आ चुका है। अब देखो मोल कांसेप्ट आएगा मेरे दोस्त, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी उतनी जोरदार होगी, और जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी जोरदार होगी उतना वो इसको अपने साथ कंबाइन करेगा, और जितना ज्यादा ये इसको अपने साथ जोड़ेंगे तो ये बबीता जो है उतने सारे सुनील को लेकर डूबेगी। हेलो, एक बबीता दो सुनील को डुबा सकती है, आप बात समझिए, एक बबीता दो सुनील को भी डुबा सकती है मजदूर, बस बशर्ते उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जोरदार होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए। तो बताइए यहाँ पे जो एल्युमिनियम आप लेके बैठे, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जोरदार है ना, इसकी वैलेंसी 3 लेके बैठा हुआ है। तो ये एक अकेली देखिए बबीता, लेकिन ये कई सारे इसकी 3 कंबाइनिंग के, तो 3 मोनोवेलेंट पकड़ सकती है। हेलो, क्या बोलूंगा जरा बताना, इसकी वैलेंसी अगर 3 है तो भाई साहब 3 मोनोवेलेंट पकड़ सकती है अपने साथ। इसको 3 मोनोवेलेंट दे दीजिए, 3 संभाल लेगी। ये 3 मोनोवेलेंट, सुनील का मतलब मान लीजिए मोनोवेलेंट है तो 3 मोनोवेलेंट पकड़ेगी। ये 2 मोनोवेलेंट को डुबाएगी, ये 2 सुनील को डुबा सकती है, ये 1 सुनील को डुबा सकता है। समझ पा रहे हैं, ये है मॉल कंसेप्ट, देख पा रहे, कॉन्सेप्ट किलिंग चल रही। तो आप कहेंगे साहब ये बताइए किस चीज का ऑर्डर दे रहे हैं आप, ये किस चीज का ऑर्डर बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ऑर्डर किस चीज का है। तो आप बोलेंगे ये कंबाइनिंग, ये कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर। तो आप कहेंगे कोगुलेशन पावर बता रहा हूं मैं, कोगुलेशन पावर का ऑर्डर है। जब इसको मिलाओगे तो इसकी कोगुलेशन पावर सबसे जोरदार है, इसकी वैलेंसी जोरदार है। क्या प्रेसिपिटेटिंग पावर का ऑर्डर है, बोल नहीं पा रहे होंगे लोग, कहने प्रेसी तक आ जाता है सर, उसके बाद नहीं आता। ठीक है, ये आगे बढ़ो। अब देखिए उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, अच्छे सब चल किसके अंतर्गत रहा है देखिए, ये सब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर चल रहा है। कहने भाई साहब मैं भूल जाता हूँ, मैंने आपको बोला था क्लास शुरू हुई थी, क्लास जब स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बोला था आते ही ये सवाल लगाने के बाद, कि मैंने कहा था 4 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है ऑप्टिकल। ये 4 पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल चल रही है, इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रिकल, अभी भी इलेक्ट्रिकल चला, देखिए इलेक्ट्रिकल डुबाने के तरीके अभी भी इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि कोगुलेशन इलेक्ट्रिकल से तो कनेक्टेड है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, अभी भी इलेक्ट्रिकल, अभी बढ़ो आगे। समझ पा रहे हैं। अगला कंसेप्ट 13 नंबर पे आ जाइए। तो चैप्टर ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, एक बार में सेट हो जाए मामला दिमाग। अब एक शब्द का इसमें इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है, इसकी परिभाषा और इस पे सवाल दोनों इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा लिखा हूं मैं, पढ़िए ध्यान से। द मिनिमम concentration of an electrolyte in millimoles required to cause precipitation of 1 liter of sol in 2 hours. In 2 hours is called flocculation value. ठीक है, कहना क्या चाहता है जरा पढ़िए। फ्लॉक्युलेशन का मतलब मैंने आपको सिखाया था, एग्रीगेशन, फिर सेटलिंग डाउन होगा, फिर कोगुलेशन हो जाएगा। तो आप समझिए जरा ध्यान से।
कोई व्यक्ति आपसे कहता है फ्लॉक्युलेशन वैल्यू क्या होती है, मतलब एग्रीगेशन करने के लिए, है ना, कोगुलेशन की तरफ बढ़ने के लिए फ्लॉक्युलेशन वैल्यू चाहिए होगी, तो उसका सेंस क्या है? उसका सेंस है मिनिमम अमाउंट, जितना कम से कम आप अमाउंट मिला रहे हैं, किसका? डुबाने वाले का। मिनिमम कंसंट्रेशन बोल लीजिए, डुबाने वाले का मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो आप मिला रहे हैं, एंटी आयन जो आप दे रहे हैं, मिलीमोल्स में देखना उसका, जो डुबा सके, प्रेसिपिटेट कर सके, किसको? 1 लीटर सॉल्ट को। ठीक है, 2 घंटे तो ऐसे दिया हुआ, ठीक है, आप 2 घंटे 2.5 घंटे कर लीजिए, तो ऐसे टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे के अंदर डुबाना है, उसको बोलते हैं उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू। तो बताइए लॉजिक क्या तैयार हुआ कि 1 लीटर सॉल्ट ले लीजिए आप, जिसको आपको डुबाना है, उसको डुबाने के लिए आप कितना मिली मिलाते हैं डुबाने वाली पार्टी के, वो चेक कर लीजिए, वही फ्लॉक्युलेशन वैल्यू है, एकदम कॉमन। अगर आप इसको पूरा लिखे नहीं, छोड़ दें, दिमाग में रखें केवल, तो मेन पॉइंट क्या रखना है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन लीजिए डुबाने वाला, जिसको आपको डुबाना है, और उसके अंदर कितने मिलीमोल आपको मिलाने हैं डुबाने के लिए, वो देख लीजिए, और बस वही उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू है, जितना डुबाने के लिए आवश्यक हुआ। क्लियर? अगला पॉइंट आता है कि मान लीजिए कोई डुबाने वाली पार्टी है, उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर के बीच में रिलेशन पूछा जाए, तो आप कहेंगे दोनों में अपोजिट रिलेशन होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी की फ्लॉक्युलेशन वैल्यू कम है तो उसकी कोगुलेटिंग पावर जोरदार है। मान लीजिए एक आदमी कहता है कि मैं कम में डुबा देता हूं, अबे एक आदमी कहता है मैं कम में डुबा देता हूं, मान लीजिए एक कहता मैं 4 मिलीमोल लूंगा, एक कहता मैं 2 मिलीमोल लूंगा डुबाने के लिए। 1 लीटर को डुबाना है किसी एक को, कोई एक पर्टिकुलर है, इसका 1 लीटर डुबाना है, तो एक कहता मैं 4 मिलीमोल में डुबा दूंगा, मैं 2 मिलीमोल में डुबा दूंगा 2 घंटे में। तो भाई साहब जिसको जिसको कम मिली लग रहे हैं, फ्लॉक्युलेशन वैल्यू जिसकी लो है, अच्छा किसी के 4 मिलीमोल लगे तो उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू 4 है, किसी के 2 मिलीमोल लगे तो उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू 2 है। सवाल कैसा आएगा? सवाल ऐसा आएगा, लिख देगा, कहेगा मैंने एक सॉल्व बना के तैयार किया इसका। ध्यान दीजिए सवाल कैसा आएगा, न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूं, लेकिन सब दिखा दूंगा यहीं पे। आपसे कहेगा 1 लीटर का फेरिक हाइड्रोक्साइड स्लैश Fe+3 इसका एक सॉल्व बना हुआ है 1 लीटर, इसको डुबाने के लिए मैंने इन 3 व्यक्तियों के अलग अलग मिलीमोल मिलाए या मोल मिलाए, क्या दे देगा? मोल मिलाए, इसके 4 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल मिलाए, ऐसा कुछ दे देगा, किसी के 4, किसी के 2, किसी के 1। अब वो डेटा देख लेंगे बाद में। अब जिसके 4 मोल मिलाए पूछेगा उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू क्या है, तो 4 मत बता दीजिएगा, हेलो गाइज, 4 मत बता दीजिएगा, काय को? काय को? मिलीमोल में बताना है। हाँ, 1 मोल में 1000 मिलीमोल है तो 4000 बताना। समझ में आई बात? पहला सवाल तो यही लोगों का गलत होता है, तो मिलीमोल मत, मोल मत बता देना, मिलीमोल में आंसर देना। ठीक, तो आंसर देंगे फ्लॉक्युलेशन, जिसके 4 मोल लगे उसकी 4000 मिलीमोल लगे 1 लीटर को डुबाने में, तो 4000 उसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू, 4 नहीं है। एक पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब जिसकी फ्लॉक्युलेशन वैल्यू कम लगी, है ना, सवाल अब देखिए दूसरा सवाल क्या पूछेगा। दूसरा सवाल पूछेगा भाई साहब इसके 2 लीटर लिए और सामने वाले के मान लीजिए 4 मिलीमोल लगे, सुनना जरा आसान कर दे, 2 लीटर लिए और 4 मिलीमोल लगे, अब बता दो जरा। तो आप कहेंगे 2 लीटर को डुबाने के लिए अगर 4 मिलीमोल लगे तो 1 लीटर को डुबाने के लिए 2 मिलीमोल लगे होंगे, तो आंसर क्या देंगे? 2। 2 सवाल समझ में आ गए? सवाल मैंने एक भी नहीं लगाया, लेकिन आपको 2 सवाल दिखा दिए मैंने हवा में। अब मिलीमोल में दे रहा हूं ना डेटा, 2 लीटर को डुबाने के लिए 4 मिलीमोल लगे, तो बताओ 1 लीटर को डुबाने में कितने लगे होंगे? 2 मिलीमोल, तो फ्लॉक्युलेशन वैल्यू 2 है। अच्छा, अब एक की फ्लॉक्युलेशन वैल्यू 2 है, एक कहता मैं 2 मिलीमोल डुबा दूंगा, एक कहता मैं 4 मिलीमोल में डुबाऊंगा, एक कहता मैं 5 में डुबाऊंगा। तो भाई साहब जिसकी जो कम में डुबा दे रहा है उसकी पावर जोरदार है, जो कम वैल्यू में डुबा, एक मान लो एक लेके बैठा है, एक लेके बैठा है 2, एक लेके बैठा है 3, 1 2 3, 3 फ्लॉक्युलेशन वैल्यू है 1 2 3, तो जिसकी 1 है वो कह रहा है 1 मिलीमोल डुबा दूंगा, उसकी कोगुलेटिंग पावर जोरदार हुई ना। ये तीसरा सवाल है। कितने को तीनों सवाल समझ में आ गए? 2 घंटे क्यों एक पूछ रहा? अब तुम 2.5 ले लो। 2 घंटे क्यों भैया? 2.5 ले लो तुम, 2.1 ले लो तुम भैया। एक एग्जाम्पल है, 2 घंटे के अंदर एक रेफरेंस बनाया गया कि 2 घंटे के अंदर डुबा दे, मतलब एक टाइम लिमिट दी, जैसा आपको टाइम लिमिट दी जाती है ना नीट में कि 3 घंटे का पेपर कर देना है ना। अब आप वहां पूछो जाके 3 घंटे में ही क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम टाइम है 3 घंटे, एक सामान्य व्यक्ति 3 घंटे में डुबा देता है, एक सामान्य व्यक्ति 3 घंटे में पेपर कर लेता है वो वाला, वैसे एक सामान्य व्यक्ति 2 घंटे में रेफरेंस है डुबा लेता है। समझ गए? क्यों का मतलब समझ गए? कह रहे सर मेरे को जीवन में हर चीज के आगे क्यों लगाने में बहुत मजा आता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो उससे क्यों जरूर पूछता हूँ, बचपन से हर चीज के आगे क्यों लगाता हूँ। अच्छा, कई
लोग क्लास में हर चीज भाई सब कुछ भी चल रहा है क्लास में, क्यों सर ये क्यों? उनका रेज और हैंड परमानेंट रहता था ऑफलाइन, मैंने परमानेंट भाई हाथ तो यूं फिक्स कर लिया है, मतलब बीच बीच में ऐसे हो जाता है, कुछ पढ़ा दो चाहे पूछेंगे जरूर, कहें सर मैं पूछने के लिए आया हूं, घर से बोला गया सवाल पूछा करो। आइए समझे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉगुलेटिंग पावर जो है मेरे दोस्त, कॉगुलेटिंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? फ्लॉक्युलेशन वैल्यू के। तो ये इस पे सवाल बन सकता है, पॉइंट समझ गए? तो इस पे सवाल बन सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार का सवाल बनेगा, 3 सवाल आपको दिखा दिए मैंने, ठीक? अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, जो फ्लॉक्युलेशन वैल्यू इसको आगे चल के कभी कभी कुछ किताबों में आपको सीवी लिख देगा, कॉगुलेशन वैल्यू। तो कॉगुलेशन वैल्यू लिखे या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू लिखे, कहानी एक ही जैसी है, क्योंकि देखिए एग्रीगेट करने के लिए जितने चाहिए आगे चल के कॉगुलेट करने के लिए भी उतने चाहिए। तो फ्लॉक्युलेशन वैल्यू की जगह कभी कभी आपको लिखा मिलेगा कॉगुलेशन वैल्यू सीवी, तो सेम बात है, ये लिख दे तो भी ठीक है, ये कंसेप्ट भी वैलिड है, ठीक है? मतलब फ्लॉक्युलेट होगा तभी तो कॉगुलेट होगा, तो फ्लॉक्युलेशन कॉगुलेशन से कनेक्टेड, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ध्यान दीजिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला मेथड चल रहा है, आप समझिए कंसेप्ट देख रहे कितने सारे हैं। अभी तक अब बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही तो पढ़ रहे थे, देखिए ये सब जो चल रहा है, ये फिर ये ना, देखिए बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब जाके ये खत्म हुआ है। इतना ज्यादा कंसेप्चुअल था ये, इसके अंदर रूल भी आ गए, आर्टिस्ट और सारी बातें खत्म हो गई। क्लियर है इतना? बताइए पहला वाला कितने लोग को ओके एकदम समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफोर्सेस करिए सेकंड, अब कोई भी बात रटने की नहीं, अभी तक मैंने आपको बताया हर चीज लॉजिकल। अगला है दूसरा मेथड। देखिए आप डुबाने के तरीके पढ़ रहे हैं, डुबाने के किसी व्यक्ति को 5 तरीके होते हैं। पहला तरीका एंटी आयन दे दो इलेक्ट्रोलाइट से, वो आप पढ़ चुके हैं, हार्ड डिसोल्व जरूर हो गया। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोफोर्सेस करा दो, इलेक्ट्रोफोर्सेस आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आप ध्यान दें डुबाने के तरीकों में इलेक्ट्रोफोर्सेस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव पार्टिकल था, नेगेटिव की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये अपना चार्ज यहाँ दे देगा, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने होंगे, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिसीव करके न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो एग्रीगेट हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा तो फिर डूब जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हेलो, तो इलेक्ट्रोफोर्सेस के सम्मान में बस एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको खत्म करते हैं। 14 पे, 14 पे जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया सेकेंड इलेक्ट्रोफोर्सेस, उसको आप पीछे पूरा सीख चुके हैं, तो उसमें की पॉइंट लिख लेते हैं मेन। लीजिए मेन पॉइंट क्या होगा कि जो चार्ज्ड सॉल्व पार्टिकल है, अगर लैंग्वेज में आप कुछ लिखें तो लिखेंगे चार्ज्ड सॉल्व पार्टिकल्स माइग्रेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं, तो माइग्रेट कर जाते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? अपोजिट साइन वाले, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन। मतलब कहने का है कि अगर डीपी पॉजिटिव हुआ, अगर डीपी पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, और अगर डीपी नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। क्लियर है मामला? 55 लोगों को डाउट आ गया ऐसा गजब लोग हो यार, हो तो जोरदार तुम लोग। नहीं 89 लोग ऐसे करेंगे कैसे हुआ, और पीछे पढ़ाया चाचा टेढ़े मुंह वाले दोस्तों, ये पढ़ाया नहीं तुम्हें, ये नहीं समझा तुम्हें? ये देखो सामने पढ़ा है, करे रेज योर हैंड कर दूं क्या? हर चीज में संशय है इनको, ये शक्की आगे चल के ये लोग शक्कीपति बनते हैं। चलिए देखिए अब मुद्दा ये है, तो डीपी अगर पॉजिटिव है तो मेरे दोस्त किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और डीपी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे करके देखिए आप मेरा कुछ नहीं बर्बाद कर, अपना देखिए आपने समय बर्बाद कर लिया है ना, मेरा तो मतलब हर मिनट में चल रहा है,
मेरा मीटर ऑन है मेरे दोस्त, यकीन मानिए आपका मीटर खराब हो रहा है। अगर आप इस प्रकार का टाइम बर्बाद करते हैं, 1 मिनट भी आपने बर्बाद किया तो है बिल्कुल 1 मिनट मतलब इक्वल टू है, लेकिन आपका बर्बाद हो गया 1 मिनट आपका। तो अगर आप सोचिए कोई भी क्लास जब आप पढ़ा करिए तो ये सोच के पढ़ा करिए कि आपके एक एक मिनट के पैसे वेस्ट होते जा रहे हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मेरा तो काम चल ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं देखिए टाइम वेस्ट करता नहीं, लेकिन आप खुद ही वेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो मैं क्या करूं। चार्ज सॉल्व पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। तो इसका मतलब जो सॉल्व पार्टिकल है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। और जब ऐसा होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वहां जाकर के अगला स्टेप क्या होगा, वहां जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा फिर अगला स्टेप, जब न्यूट्रल चीजें मिल जाएंगी तो वो एग्रीगेट हो जाएंगी, और जब वो एग्रीगेट हो जाएंगी तो फ्लोकुलेट हो जाएंगी, और फ्लोकुलेट होकर के फिर कोगुलेट हो जाएंगी। सारी बात तो कहानी ऐसे चलेगी, डीपी ये जाएगा इसकी तरफ तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद वो एग्रीगेट हो जाएगा, और एग्रीगेट होने के बाद वो कोगुलेट हो जाएगा, और कोगुलेट होने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा और पीपीटी बना लेगा। तो ये है सेकेंड तरीका ठंडा करने का इसको। क्लियर है मैं क्या से बात, ये भी डन। नेक्स्ट पे आइए, अगला है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सॉल्व पार्टिकल्स। अब समझिए तीसरा मेथड क्या कहता है, लिख दिन ज्यादा सही है, थोड़ा लिख भी लेते हैं जिससे बात ध्यान रहे। भले एक लाइन लिखिए, 2 लाइन लॉजिकल लिखिए, लेकिन कुछ पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा तरीका, और देखिए आपने खुद से लिखा होगा, ये सब समझा होगा, खुद से लिखा होगा, तो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। और आपने वो अंडरलाइन अंडरलाइन करके खेला होगा ऐसे ऐसे, फिर वो उसी के दिमाग में रहेगा जिसके ऊपर आपने अंडरलाइन किया, किताब में रहेगा सब। फिर देखिए अपोजिट चार्ज का सॉल्व मिला दीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे जब ऐसा करेंगे तो होगा क्या, कोगुलेशन हो जाएगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आपको बताना ये लाइन सही है या गलत है। द कोगुलेशन ऑफ टू सॉल्व्स ऑफ oppositely चार्ज, है ना, अपोजिटली चार्ज एलिमेंट, या बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल या डीपी, है ना, कैन बी affected by mixing of them. The coagulation of two salts of oppositely charged can be affected by mixing of them. True or false? मतलब कहने का मतलब हिंदी में समझा देते हैं, दो ऐसे सॉल्ट जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, उनका कोगुलेशन पे प्रभाव पड़ सकता है क्या अगर उन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब उनका कोगुलेशन हो सकता है क्या अगर उन दोनों को मिला दिया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। तो आप कहेंगे देखिए होगा कैसे, एक डीपी आप ले लीजिए पॉजिटिव वाली, और उसमें एक दूसरा डीपी मिला दो नेगेटिव वाला, मतलब दो different, पहला सॉल्व ऐसा लो जिसका डीपी पॉजिटिव है, दूसरा सॉल्व ऐसा लो जिसका डीपी नेगेटिव है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को निपटा देंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला इसको निपटा देगा और ये वाला इसको निपटा देगा, और दोनों नीचे की तरफ सस्पेंड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, मोहम्मद सैफ, दिव्या, वानी, क्लियर है। तो दोनों कोगुलेट हो जाएंगे, मतलब ये इसको ठंडा कर देगा, ये इसको ठंडा कर देगा, तो ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला दोनों एक दूसरे को ठंडा कर देंगे, बाहर से किसी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब कोलाइडल कोलाइडल आपस में भी एक दूसरे को निपटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वाले को इस वाले में डाल दें, देखिए ये नेगेटिव था, इसको उठा करके इसमें मिला दें, तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को निपटा देंगे, और जब दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर दोनों ठंडे हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं, ये हो गया मेथड नंबर 3। तीनों मेथड क्लियर। चौथे पे आइए, उबालने से क्या होगा, उबालने समझिए क्या होगा। उबालने से क्या होगा, देखिए इसमें भी एक पॉइंट लिख ही लेते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। पॉइंट में लिखता इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दिमाग में रहती बात है फिर, है ना। 16 नंबर पे आइए, नेक्स्ट डी पॉइंट।
बाय बॉइलिंग। देखिए जब बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है, बबल्स बनना शुरू होते हैं। आपने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, तो वो जो बबल्स बनेंगे वो क्या करेंगे, वो लिख रहा हूं मैं, पढ़िए ध्यान से। ड्यू टू बॉइलिंग कोलिजन हो जाएंगे बबल्स के, कोलिजन्स बिटवीन सॉल्ट पार्टिकल्स एंड वाटर बबल्स, है ना, ये स्टार्ट रहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल लिख लीजिए, विल बी इंक्रीजिंग। और जब आप हीट करेंगे बनते जाएंगे और वो टकराते जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो ऊपर सरफेस पे उसके चार्ज आकर के एब्जॉर्ब हुआ था उसको भी अपने साथ भगा ले जाएंगे, है ना, क्योंकि टूटेगा बार बार, क्योंकि बहुत फ्लो होगा ना वहां पे, बबल्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं। विच रिमूव्स, तो ये हटा देता है किसको, बाहर से जो एड्सॉर्ब पॉजिटिव चार्ज है, विच रिमूव्स द एड्सॉर्ब्ड चार्ज्ड लेयर, ठीक, फ्रॉम द सॉल। तो सॉल में से एड्सॉर्ब चार्ज लेयर को हटा देगा, और जब हटा देगा तो भैया हट गया चार्ज, चार्ज ही तो हटाना था। आपका मकसद क्या, देखिए निपटाने का क्या तरीका, आप शुरू से देखिए, निपटाने का एक ही मकसद है। ये पांचों मेथड एक ही तरफ तो इशारा करते हैं, कहते हैं हटा दो, तो ये भी कह रहा है हम चार्ज हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो चार्ज समझाने का तरीका देखो क्या है। जब आप हीट करेंगे तो वहां बबल्स बनेंगे, छोटे 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 माइक्रो बबल्स बनेंगे, फिर ऊपर की तरफ भागेंगे ऐसे से। तो जब भागेंगे तो ये जो पार्टिकल बना के आप बैठे हुए हैं, FeOH वोल्टाइज वाला मान लीजिए, ये वाला, ये वाला अंदर वाला, बाहर तो ये डिफ्यूज लेयर है ना, ये जुड़ी थोड़ी है इसकी सरफेस पे, निगेटिव वाले ये तो ऐसे भागती रहती है ऐसे से। तो ये निगेटिव लेयर तो डिफ्यूज्ड है, ये तो डिफ्यूज होती रहेगी ऐसे, बस एक घेरा बना के रखेगी चारों तरफ, तो भाग कभी इधर कभी इधर। ये है पार्टिकल, ये अंदर वाला ये पार्टिकल है। ध्यान दीजिए जब इस पे आके बबल टकराएंगे ऐसे खट 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 खट, तो ये जो पॉजिटिव इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ है इसको भगा देंगे +3। देखिए ये Fe+3 है, इसको इसकी सरफेस से निकाल देंगे, क्योंकि आएंगे तो कुछ Fe+3 को ऊपर ले जाएंगे। तो जब ये Fe+3 टूट के, क्योंकि बाहर से जुड़े हैं तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो ये टूट सकते हैं आसानी से। तो बबल आया यहाँ से सनसनाता हुआ और इसको यहाँ से भगा ले गया। जब इसको भगा ले गया तो इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा, चार्ज नहीं बचा, तो ये दूसरे वाले से कहता है तुम्हारे ऊपर भी चार्ज नहीं बचा, ये कहता है हमारे ऊपर भी नहीं बचा, ये कहता है हमारे ऊपर नहीं बचा, तो ये सब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हेलो, कंसेप्ट देख पा रहे हैं, हर चीज का कंसेप्ट है मेरे दोस्त। इस सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, आखिरी चैप्टर है, और यहां भी आपको उसी लेवल का कंसेप्ट दिया जा रहा है जो मैंने पहले लेक्चर में दिया था काइनेटिक्स में। इसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगले पे आइए, बाय रिपीटिंग डायलिसिस, है ना, मोस्ट ऐसे ही थोड़ी मैं कहता हूं, मैं दिला दूंगा। रिपीटिंग डायलिसिस पे आइए, लास्ट कंसेप्ट। रिपीटिंग डायलिसिस के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूं इसे। देखिए क्या करिए, डायलिसिस आपने पढ़ा हुआ है, डायलिसिस में क्या करते हैं, एक आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं और उसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स बने होते हैं। उन पोर्स से क्या होता है, उन पोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर की तरफ घसीट लिए जाते हैं, इम्प्योरिटीज, है ना, इम्प्योरिटीज बाहर की तरफ घसीट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे डायलिसिस आप कराते हैं आदमी की, तो क्या करते हैं, उसमें आप अंदर से इम्प्योरिटी तो निकालते हैं ना, तो इम्प्योरिटी छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, है ना। तो अगर आप डायलिसिस खूब देर तक कराएंगे, बार 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 बार, तो छोटे पार्टिकल होंगे वो बाहर आ जाएंगे, छोटे पार्टिकल मतलब इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएंगे, बराबर। अब ध्यान दीजिए, जब आप इसकी डायलिसिस कराएंगे सॉल की, तो ये जो प्लस पार्टिकल बाहर से जुड़े होते हैं ना, इस नेगेटिव को तो छोड़ दे, तो मीडियम में पड़े हुए, ये जो प्लस पार्टिकल जुड़े हुए हैं आयंस, ये बहुत छोटे पार्टिकल है। देखिए Fe+3 आयंस ही तो है, ये Fe+3 कौन है, आयन है। ये Fe+3 कौन है, आयन है, ये सब आयन है। तो आयंस जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे होते हैं ये। तो जब आप बहुत बार डायलिसिस करते हैं तो कुछ ये आयंस भी टूट टूट करके बाहर निकल जाते हैं इम्प्योरिटी के साथ, और जब ये आयंस इम्प्योरिटी के साथ बाहर निकल जाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज लेके भगा लेगा डायलिसिस में, तो ये ठंडा हो जाएगा। तो अगला वाला भी कहेगा हमारा भी आयन लेके भगा गया डायलिसिस में, जबकि डायलिसिस कराई किस पर्पज से थी, प्योरीफाई करने के पर्पज से। लेकिन हुआ क्या, गलती से इनके आयन लेके भाग गया, अगले वाले की भी आयन लेके भाग गया, क्योंकि आयन छोटा पार्टिकल था, ठीक है। फिर अगला वाला भी भाग गया, फिर अगला वाला भाग गया, सब भाग गए, सब भागे, तो सब भाई सब एक दूसरे से कहेंगे आओ हम लोग एग्रीगेट हो जाए, तो सब ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे तो ग्रेविटी लगेगी, नीचे बैठ जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो क्या पांचों क्लियर है भाई? चेक कर लीजिए, पांचों क्लियर है? तो बहुत कायदे से मैंने आपको सारे कंसेप्ट दे दिए हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। अब देखिए पांचों को अगर मान लो कंक्लूड कर दिया जाए जल्दी से, समय हो गया तो पांचों कंक्लूड करते हैं। देखिए 5 तरीके होते हैं ठंडा करने के। नंबर 1,
बाहर से एंटी आयन दे दीजिए, एक्सेस में जब आप मिलाएंगे तो एंटी आयन एब्जॉर्ब हो जाएगा। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दे दीजिए एंटी आयन, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, वैलेंसी ज्यादा होगी तो जल्दी डुबाएगा, हार्डी-सोल्जर रूल। पहला क्लियर। दूसरा डुबाने का तरीका, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दीजिए, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाएगा, तो वहां जाकर के अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एग्रीगेट होगा, नीचे बैठ जाएगा। दूसरा डन। अपोजिटली चार्ज सॉल्व मिला दो, पॉजिटिव सॉल्व में नेगेटिव सॉल्व मिला दो, नेगेटिव सॉल्व में पॉजिटिव सॉल्व मिला दो, दोनों एक दूसरे को ठंडा कर दें, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। बॉइलिंग कर दीजिए, बॉइलिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बबल्स बनेंगे, बबल जा जाके टकराएंगे तो बाहर जो आयन एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब होता है सरफेस पे, जैसे पॉजिटिव को लाइट डाले तो Fe+3 एब्जॉर्ब हुआ होगा, उसको अपने साथ बहा ले जाएगा, और जब बहा ले जाएगा तो वो भी हट जाएगा उसके ऊपर से, तो अगर चार्ज हट गया तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो एग्रीगेट हो गया। नेक्स्ट पे डायलिसिस में क्या होगा, बार बार आप जब डायलिसिस कराएंगे तो उसमें जो इंप्योरिटीज छोटे पार्टिकल है वो एसपीएम से निकल जाएंगे, साथ ही साथ जो आयंस सरफेस पे छोटे छोटे Fe+3 वगैरह वो भी निकल जाएंगे, जब वो निकल जाएंगे फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर एग्रीगेट हो जाएगा और फिर नीचे बैठ जाएगा। कितने लोगों को सारी बातें क्लियर? क्या कोई बात रटने वाली है? सब लॉजिकल है? कितना फील आ गया कंसेप्ट कहते हैं? नेक्स्ट टर्न पे अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न की झलकियां सुन लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे मतलब मामला खत्म की ओर ही जा रहा है, थोड़ा सा ही बचा है मामला, है ना, सरफेस केमिस्ट्री में। अगली क्लास कब है? एक मिनट रुकना। सुपर अचीवर कोर्स 2 क्लास और है, तो 2 लगेंगी नहीं, है ना, 2 और हैं लेकिन 2 लगेंगे नहीं, ध्यान दीजिए। तो अगली क्लास जो 1.5 घंटे की होगी 9 तारीख को आपकी, ठीक, उसमें मतलब मेजॉरिटी खत्म हो जाएगा, लगभग लगभग समाप्त है। फिर जो आपकी 11 तारीख की क्लास लगेगी उसमें शुरू में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और फिर हम लोग 11 तारीख वाली क्लास में, अब बताइए, एक अपने पास लेक्चर बच रहा है 11 तारीख वाला, थोड़ा सा, इसको एटॉमिक में डाल दें क्या, उधर शिफ्ट कर दें 9:30 वाली क्लास में? क्वेश्चन करवा देंगे, चलो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करवा देंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है, सब बाकी सारे चैप्टर आपके ढंग से हो गए भैया? हेलो, बोलो भाई। ये चैप्टर अगले टर्न पे लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, सारे चैप्टर आपके खत्म हो गए, एटॉमिक बस बचा है, एटॉमिक उधर निपट जाएगा, है ना। एटॉमिक शुरू ही चुका है, मतलब 2 चैप्टर आपके खुले हुए हैं, एक एटॉमिक खुला हुआ है, एक सरफेस खुला हुआ है। सरफेस अगले टर्न पे बंद, एटॉमिक चल ही रहा है, वो भी खत्म, खत्म खेल पूरा, ठीक। उसके बाद आप आजाद हैं। अच्छा फिर, अच्छा एक काम करते हैं, रिवीजन थोड़ा करवा सकते हैं, या न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, चलो नेक्स्ट पे तो न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्या करूंगा, अच्छा आयनिक का थोड़ा बाकी था, यस यस यस, आयनिक में क्या बाकी था जल्दी से बताओ, आयनिक में क्या बाकी था? चलो क्वेश्चन तो लगवा दूंगा, आयनिक में क्या बाकी था जल्दी से बताओ। आयनिक में वो बाकी था सॉल्ट, क्या डबल सॉल्ट, ये सब टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो याद दिलाना, आयनिक में टाइप्स ऑफ सॉल्ट करा दूंगा पहले तो लास्ट में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट करा देंगे, बचा कुचा भी खत्म कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस खत्म करेंगे, उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें सरफेस का थोड़ा बहुत पोर्शन, आधे घंटे मान लीजिए, और आयनिक के वो वाली बात जो छूटी है और प्लस क्वेश्चन, ठीक।